Assalamu alaikum, dear students. I am Sabahat Kul, your physics teacher. In the current situation, आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स पढ़ाऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट. आज के लेसन में हम फिज़िक्स के बारे में जनरली पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं. आपको पता है अब आप साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपने फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा. तो फ़िज़िक्स हम पढ़ते हैं. सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको फ़िज़िक्स के स्पेलिंग्स आने चाहिए. ठीक है, ये स्पेलिंग्स आप सीख लें. तो फ़िज़िक्स हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़, जो भी आप जिस चीज़ पे भी नज़र डालें, हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, इन सब में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है. मसलन आप स्कूल आते हैं, आप कितना फ़ासला तय करके आ रहे हैं. आप स्कूल आए, आज बहुत गर्मी है, आज कितनी गर्मी है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है. आपने कपड़े सिलवाए, आपके कपड़े किस नाप के सिले हैं. इसके अलावा आपने अपना वज़न चेक किया, आपका वज़न कितना ज़्यादा है. ये सारी चीज़ें आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं और इस तरह की कई दीगर चीज़ें आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं. तो फिज़िक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं और फिर हम आगे जाते हैं. फिज़िक्स इज़ a branch of science which involves the study of physical universe, energy, matter and their relationship. फिज़िक्स जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फिज़िकल यूनिवर्स, फिज़िकल कहते हैं बैरूनी ना, जो बाहर से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, इस यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारी कायनात है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इस कायनात में जो एनर्जी मौजूद है और जो मैटर है, मैटर तो आप जानते होंगे, एनर्जी भी आप जानते हैं. मैटर कोई भी चीज़ जिसका वज़न है, जैसे आपकी टेबल है, आपकी बुक है, आप हैं, आपके बेड का तकिया है, ये सारी चीज़ें मैटर में आ जाती हैं. तो एनर्जी, मैटर और एंड देयर रिलेशनशिप, और इनका आपस में क्या ताल्लुक है. नाउ E इज इक्वल टू mc². ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसे मैं कह सकती हूँ कि इस डेफिनेशन के लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि एक साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, इन्होंने दी थी. ठीक है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है, और जो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एनर्जी और मैटर का आपस में ताल्लुक है, तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि एनर्जी और E एनर्जी है, जैसे आप देख रहे हैं. M जो है मास है और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड है. ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि एनर्जी और मास का आपस में ताल्लुक है. ठीक है, क्या ताल्लुक है कि ये दोनों जो है एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं. आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. मसलन अगर आप कोई लकड़ी ले लें और उसको जलाते हैं, तो जलाने से पहले लकड़ी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है और जब वो जल जाती है तो उसका वज़न कम हो जाता है. तो हम कहते हैं कि इसका वज़न कहाँ चला गया. तो इसका जो मास होता है, वज़न होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में. इसी तरह जो आपके पौधे हैं, इनको सोलर एनर्जी मिल रही होती है. तो जो इनकी सोलर एनर्जी है, हम कहते हैं कि ये एनर्जी कहाँ जाती है. इस एनर्जी को, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है. आपको पता है कि आपके जो लीव्स हैं इसको फूड बनाने में कन्वर्ट करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और आपके पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं. अब ये आपका पौधा कैसे बढ़ता है, आप इसके अंदर कोई लकड़ी तो नहीं डाल रहे, कुछ डाल नहीं रहे होते. ये पानी और सूरज की रोशनी की मदद से जो है बढ़ रहे होते हैं. तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही होती है. एक और इसकी सिंपल एग्जांपल या इस इक्वेशन की एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि आपकी के पास एक छोटे से मास को अगर आप कुछ स्पीड दे देते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ मास के साथ स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि अगर आप कुछ मास ले लें और उसको आप कुछ स्पीड दे दें तो उसमें एनर्जी पैदा हो जाती है. मसलन एक पेन आपका पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ कोई भी आपको तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप उसको उठाकर फेंकते हैं तो फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और अगर आप उसको अपने हाथ के ऊपर फेंकें तो आपको वो एनर्जी महसूस होगी. अब आप उस पेन को जितनी ज़्यादा स्पीड, ये सी क्या है, स्पीड है ना, जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आप उस मास को या पेन को फेंकेंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी बुक की तरफ. बुक्स आपको नहीं मिली हुई हैं इसलिए मैंने आपके लिए स्कैन कर दी हैं. आप कोशिश करें कि इन्हीं को पढ़ लें. यूनिट 1 आपका है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. फिजिकल क्वांटिटीज देखें, वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें आप नहीं नाप सकते हैं. मसलन मैं आपको कहती हूँ कि मैं आज खुश हूँ,
तो मैं आपको ये तो कह सकती हूँ कि मैं ज़्यादा खुश हूँ या कम खुश हूँ, लेकिन कितनी ज़्यादा या कितनी कम ये मैं आपको नहीं मेजर करके एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि मैं 2 किलो खुश हूँ या 10 किलो खुश हूँ, ठीक है। तो ये मैं नहीं मेजर कर सकती अपनी खुशी को, अपने गम को, अपने इमोशंस को। तो मैं इसको कहती हूँ कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसके मुकाबले में अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने दरवाजे को मेजर करें कि ये कितना चौड़ा है, ठीक है। या मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना वज़न मेजर करें। तो ये आपकी जो लेंथ है, ये जो आपका वज़न है, ये या मैं आपको कहती हूँ आज का टेम्परेचर ज़रा चेक करें। आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, तो ये सारी क्वांटिटीज़ फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकें वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इस यूनिट में ये देखिए, इन्होंने एक बात भी पहले आपको शुरू में एक बात बता दी, वी नीड मेजरमेंट फॉर सेफ ड्राइविंग अ कार। हमें गाड़ी को सेफली ड्राइव करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि गाड़ी में एक तो आपके पास स्पीडोमीटर होता है जिस पे आप स्पीड मेजर करते हैं। एक गाड़ी पे आपके पास ये फ्यूल मेजर करने के लिए होता है जिसमें आप फ्यूल मेजर करते हैं कि आया आपकी गाड़ी में, ये देखें, ये फ्यूल कम है या ज़्यादा है। एक आपके पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है जो बताते हैं कि गाड़ी गर्म हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। हम आ जाते हैं आपके बुक के पहले पेज पे। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, इन्होंने कहा कि आपने अपनी बुक के 8 क्लास में जनरल साइंस में चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था, यूनिट 8 में मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये उसी तरह का चैप्टर है, यहाँ पर हम उसी तरह की बातें पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ये जो पिक्चर्स हैं ये सेंड की हैं ग्रुप में, आप इनको खुद डिटेल में पढ़ लें। ये कोई मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई हैं इनमें। डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और जो बहुत आम से क्वेश्चन है जो हम इंसान पहले वक्तों से सोचता है कि दिन कैसे होता है, रात कैसे हो जाती है, मौसम कैसे बदलते हैं, चांद कैसे बढ़ता कम ज़्यादा होता रहता है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर करने के लिए फिज़िक्स हमें मदद करती है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो है इसमें हम मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 7 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पर आपने I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये क्यू डिवाइडेड बाई टी ये क्या है, जैसे सिंपल डिवीजन है ना, डिवाइड कर रहे हैं आप, दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है और आई करंट है। यानी कि आप चार्ज को डिवाइड करेंगे टाइम पे तो आपके पास करंट आ जाएगी। ये तीनों जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आप इनके साथ क्या कर रहे हैं, इन पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसे आप एक्सरे मशीन की बात करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, इसके अलावा जो MRI वगैरह होते हैं जो आपके, ये सब कुछ सब फिज़िक्स में आ जाता है। आपके घर में बल्ब है, पंखा चल रहा है, ये सारी फिज़िक्स, ये आजकल की टेक्नोलॉजी, आपका कंप्यूटर, अगर आप अपने मोबाइल पे ये मुझे सुन पा रहे हैं, ये सब फिज़िक्स की वजह से है, ठीक है। ये कुछ मशीन्स हैं जैसे इन्होंने बताया, PET जो आप जानते हैं, CT स्कैन वगैरह इस किस्म की चीज़ें। और होलोग्राम एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आपके पास अपने सामने आपको एक चीज़ 3D में नज़र आ रही होती है लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है, ठीक है। तो खैर, मैं आपको अगर कोई होलोग्राम की वीडियो मिली तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। फिर हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है कुरान एंड फिज़िक्स। तो कुरान मजीद में हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं या जिनमें हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो जो कायनात बनी हुई है ना, हमारी जो दुनिया बनी हुई है, हमारा मज़हब, ये साइंसेस से अलग नहीं है। आप ये सब कुछ अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशंस के साथ बनाया हुआ है। और हम तो मुसलमान हैं, हम इन चीज़ पे अकीदा रखते हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम्स जो हैं इन सब चीज़ों को प्रूव कर चुके हैं साइंस की मदद से, ठीक है। और फिर वो अल्लाह ताला तक पहुंच जाते हैं। ये कुछ आयात हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में या मुसलमान साइंसदानों ने फिज़िक्स में क्या क्या काम किया है। तो मेरे पास एक साइंटिस्ट आ जाते हैं पहले, याकूब किंडी। तो याकूब किंडी ने ऑप्टिक्स में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह में काम किया है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या ऑप्टिक्स लाइट से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास जो आपका आईना है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो आपको अपना अक्स नज़र आता है। ठीक है, इन चीज़ों पे काम किया था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं इब्न अल हैथम, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में, किताबुल मनाजिर, कि हमें चीज़ें नज़र आती हैं तो वो कैसे नज़र आती हैं। और उन्होंने एक कैमरा भी बनाया था जिसे हम पिन होल कैमरा कहते हैं। एक और साइंटिस्ट थे अल-बैरूनी। अल-बैरूनी ने बहुत चीज़ों पे बुक्स लिखी, फिज़िक्स पे, कॉस्मोलॉजी जो आपके सितारे वगैरह हैं, ज्योग्राफी जो आपकी ज़मीन की पैमाइश है, कल्चर के बारे में, आर्कियोलॉजी, मेडिसिन के बारे में लिखी थी। और उसने क्या, देखें ये मेन बात है, अल-बैरूनी डिस्कस द शेप ऑफ अर्थ, द मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड फेसेस ऑफ मून। ज़मीन की शेप के बारे में अल-बैरूनी ने बताया था, हमें सूरज के बारे में बताया था, ये बताया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चाँद जो है, चाँद कैसे क्यों कम या ज़्यादा होता है, उसकी शेप क्यों चेंज होती है, ये सारी बातें बताई थी। फिर हम पढ़ते हैं फेमस पाकिस्तानी फिजिकिस्ट, कुछ फेमस पाकिस्तानी साइंसदानों के बारे में। तो एक जो मशहूर साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्होंने ग्रैंड थ्योरी भी दी थी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, और उस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट थे अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने पाकिस्तान को एटम बम बना कर दिया था, और इनकी मदद से, इनकी वजह से आज हम एक एटमी मुल्क कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, ये एक टेबल आपको दिया हुआ है, कुछ आखिरी वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स इनके गायब हैं, उम्मीद है आप अगर इनको खुद से देख सकें तो समझ जाएं। तो इस पेज पे हम देख रहे हैं फिज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में। फिज़िक्स में हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ की ये यहाँ पर हमें बताई गई हैं, हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहली चीज़ आ जाती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स देखें, अब ये एरिया, ये ब्रांचेस के नेम्स हैं सारे, ये आप याद करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन के इस ब्रांच में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, और फिर एग्जाम्पल है कि ये ब्रांच जो है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब देखें मैकेनिक्स क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्सेस। यहाँ मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में। कोई भी चीज़ मूव करी, आपने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद किया, ये मैकेनिक्स है। ठीक है, कोई आपने पेन ऊपर से गिराया, वो नीचे गिर गया, ये मैकेनिक्स है। ठीक है, आप लाटू घुमाते हैं, ये मैकेनिक्स है। ठीक है ना, और कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, आप वो पढ़ते हैं। जैसे आपने दरवाजे पे फोर्स लगाई तो वो बंद हुआ या खुला ना। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल्स में देख लें। पहली एग्जांपल मेरे पास क्या है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, रोड टूटा हुआ है, तो वो फ्रिक्शन आपको देगा, आपकी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता होगी। इसके अलावा वेट है, आपका जो वेट है डाउनवर्ड, जो आपको नीचे की तरफ खींचता है, वेट आपका वजन। स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो स्पिन करते हैं, जैसे ज़मीन घूम रही है ना, गर्दिश कर रही है, ये स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी ब्रांच मेरे पास आ जाती है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं हीट के बारे में। हीट आपको पता है जो गर्मी होती है, गर्माइश होती है, ठीक है ना। और ये हीट, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं हीट जो है ये कैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन, हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, कि हीट और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक है। अब देखें, हीट जितनी ज़्यादा होती है टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हो जाता है, हीट जितनी कम होगी टेम्परेचर उतना ही कम होगा। और इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। फिर देखिए अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस, इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स। हम इसमें पढ़ते हैं कि अब अगर आपने डीप फ्रीज़र में अपने या फ्रीज़र के अंदर आपने पानी रखा है तो फ्रीज़ कैसे हो गया, आपने उसको बाहर निकाल के रखा तो वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप फ्रीज़र में रखते हैं तो उसमें से हीट निकल जाती है, जब आप उसको बाहर रखते हैं फ्रीज़र से तो उसको हीट मिलती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो मेल्ट हो जाता है। और फिर हम इंजन कैसे बनाते हैं, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर्स, आपके जो फ्रिज हैं, ये किस तरीके से बने हुए हैं। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम खाली ब्रांचेस के नेम्स सीख रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। एक और बात कि इन सारी ब्रांचेस को जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप इस दौरान ये देखें कि ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन लाइफ की हैं, कोई नई बातें मैं आपको नहीं कर रही हूँ। फिर है ऑसिलेशन एंड वेव्स।
ऑसिलेशन क्या होती हैं? जैसे चलें हम आगे डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है कि आपने झूला जैसे है, आप झूले को हिलाते हैं तो वो खुद ब खुद कभी आगे जाएगा, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। टू यानी टूवर्ड्स, फ्रो कहते हैं फ्रॉम। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। या आप एक लॉकेट ले लें और उसको थोड़ा सा हिलाएं तो वो टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है। इसके अलावा आप घड़ी होती है, घड़ी के नीचे अक्सर एक घड़ियाल लगा होता है जो मूव करता है, आगे पीछे जाता है, ये ऑसिलेशन होती है। ठीक है, या वेव्स जो पानी में लहरें बनती है, तो आप देखें कभी ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है? स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को आप खींचिए और उसको छोड़ें तो स्प्रिंग भी थोड़ा सा मूव करता है। वाटर वेव्स, पानी में जो लहरें बनती हैं, और साउंड वेव्स, साउंड की भी वेव्स होती हैं। साउंड जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये वेव्स की फॉर्म में है। फिर एक और ब्रांच है मेरे पास, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, और यहाँ देखें, लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू यूज़ और डिटेक्ट लाइट। वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। एक बात आप याद रखें कि लाइट की वजह से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर अंधेरा होता है तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। ठीक है ना? और इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि रात के टाइम पे एक टॉर्च ले लें और वो आप चीज़ों की तरफ करें तो वो आपको नज़र आएंगी, और अगर आप अपनी आंखों की तरफ करें तो आपको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है ना? अब देखें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में मिरर पढ़ते हैं। मिरर क्या है? आईना जो आपका होता है। लेंसेस, लेंस जैसे आपके मोबाइल के कैमरे का लेंस है, आपकी ऐनक आपने लगाई है, ये लेंस है। आपके चश्मे जो है, ये लेंस है। आपकी आंख का जो लेंस है, आंख के अंदर आप लेंस लगाते हैं, ये सारे लेंसेज हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप आपको पता है, टेलीस्कोप एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आप दूर दूर की चीज़ें देख सकते हैं। और ये लास्ट में इन्होंने आई लिखा हुआ है। आपकी आंख, आंख भी चीज़ों को देखने या लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगली ब्रांच मेरे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमें पढ़ती हूँ इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, और ये जो मकनातीस होता है इसके बारे में। ठीक है ना? तो ये आप इंशाल्लाह 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना। चार्जेस के बारे में आप जानते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्जेस जब स्टैटिक हो, स्टैटिक कहते हैं जो रुका हुआ होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता ना। और दूसरा हमारे पास मूविंग चार्जेस, वो चार्जेस जो मूव कर रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं इस ब्रांच में, यानी सिंपल चार्जेस के बारे में। अब वो क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सर्किट, जो सर्किट आपके पास, जो आपका सर्किट बना हुआ है, जैसे आपने घर में ये बटन आपके लगे हुए, ये एक सर्किट बना हुआ होता है ना, सर्किट में बटन लगे होते हैं, ये सर्किट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे, खैर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैग्नेट्स, मैग्नेट के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जिन्हें आप जब बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तब उनका मैग्नेट जो है ना वो काम करने लगता है, और जब वो बिजली बंद हो जाती है तो मैग्नेट का काम भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चैप्टर है हमारे पास, और मेरा ख्याल है कि आप ये चार्जेस और इनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। और इसकी एक कॉमन एग्जांपल ये है कि जो आप रूलर लेते हैं अपना और उसको अपने बालों में थोड़ा सा फेरते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं, उसके बाद आप किसी भी पेपर के करीब उसको लेकर जाते हैं, छोटे छोटे पेपर के पीस ले लें, तो वो पेपर उस रूलर के साथ अटैच हो जाते हैं। ये चीज़, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। अगर आपको आती है तो आप यकीनन फिर बहुत अच्छे फिजिकिस्ट बन सकते हैं, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। अगली ब्रांच हमारे पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एटम, एटम के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक सबसे छोटा पार्टिकल है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है ये न्यूक्लियस का प्लूरल है ना, न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियाई। तो हम इस ब्रांच में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एटम या उसके न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ द एन एटम, इनके स्ट्रक्चर के, एटम कैसे बना हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको पता है ना कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना? अगर आप ये जानते हैं तो इसका मतलब है आपको आता है। अब देखें यहाँ पर हम एक्सरे पढ़ते हैं। एक्सरे आप जानते हैं ना, जो आप जाते हैं हॉस्पिटल और अपना एक्सरे करवाते हैं, ये वो एक्सरे है।
दूसरी हमारे पास लेज़र है। लेज़र लाइट आपने देखी होगी, जो एक स्ट्रेट सी लाइट जा रही होती है, बच्चे उससे खेलते हैं, खिलौनों में भी होती है, वही लेज़र है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप लोगों ने टेलीविज़न पे अक्सर देखा होगा, ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर और ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमारे एटम बम बनते हैं, और ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अलावा एमआरआई हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो एमआरआई कराते हैं, अपना सीटी स्कैन कराते हैं, पीईटी स्कैन कराते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं। फिर हम आ जाते हैं रिलेटिविटी की तरफ। तो रिलेटिविटी मेरे पास क्या है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ कि आपको नज़र आए। रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, और हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक थ्योरी है, यानी कि ये फ़िलहाल आपके लेवल की नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि यानी अगर आप रेस्ट पर हैं तो आपको टाइम गुजर रहा है, और अगर आप मूव कर रहे होते हैं तो आपका टाइम थोड़ा तेज़ी से गुजरता है। कुछ इस किस्म की बातें हैं, लेकिन आप इसको बस एज इट इज़ याद कर लें, ठीक है। और ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो हमारी ज़मीन है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना, इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यानी वो चीज़ें जो किसी चीज़ को मूव करवाती हैं, हम उनकी बात करते हैं। और हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी जो है ना, एनर्जी ये पैकेट्स की फॉर्म में होती है। अब पैकेट्स की फॉर्म से क्या मुराद है, जैसे कि आप एक दरिया के किनारे बैठे हैं और दरिया में पानी गुजर रहा है, वो कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और अगर आप उसी पानी से बोतलें भर के रख लें, बॉटल्स भर लें और रख लें, अब पानी तो वही है, लेकिन वो आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट या पैकेट्स आपके बन गए ना, पानी के पैकेट्स। वो बॉटल्स हैं, वो पैकेट्स हैं, आपके पानी के पैकेट्स बना लिए आपने। इसी तरह एनर्जी के भी जो हैं ये पैकेट्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटा। वो डिस्क्रीट, एक चीज़ कंटिन्यूस है, जैसे वो दरिया कंटिन्यूस था, और जो आपने वो पैकेट्स बना लिए उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, जो अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द एटम एंड इट्स पार्ट्स, एटम और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक और बात बता दूं कि ये टॉपिक भी जो है ये आप सेकेंड ईयर में जाके फिर पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। यहाँ आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। फिर आ जाती है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स यानी हमारी जो पूरी यूनिवर्स है, आपको पता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम भी जो है वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। वो क्या है, वो आपके पास क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स और बोसॉन्स, ये कुछ पार्टिकल्स के नाम हैं। ये भी आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फोटॉन्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि फोटॉन्स जो हैं ये लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट जो को हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स में हम अपनी यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा आसमान है, सितारे हैं, कहकशाएँ हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, द ओरिजिन कैसे बनी, एवोल्यूशन कोई तब्दीली आई, एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, और इवेंचुअली बिल आखिर हमारी यूनिवर्स के नसीब में क्या होना लिखा है, हमारी कायनात में और क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। यानी जो हम कहते हैं ना कि अब एक कॉमेट आ रहा है, वो आके ज़मीन से टकराएगा, और या हम कहते हैं कि फ़लाँ डेट पे जो है सूरज ग्रहण होगा, ये सारी चीज़ें, या हमारी ज़मीन कैसे बनी थी। हम तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, लेकिन साइंटिफिकली भी हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें अब देखिए, हम इसमें कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, हम पढ़ते हैं ये स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के बारे में। स्टार कहते हैं सितारे, आप जानते हैं, गैलेक्सी कहते हैं कहकशाओं को, और कहकशाओं का नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। और ब्लैक होल्स के बारे में, ब्लैक होल अगर आपने टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो पिछले दिनों ब्लैक होल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स में, हमारी ज़मीन से बहुत दूर पाई जाने वाला, आप समझ लें कि ये एक थैला है, ठीक है। थैला है जो, इसके करीब आप जो चीज़ लेके जाएंगे ना, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने थैले में भर लेता है,
ठीक है। तो और इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, छोटा होता है ब्लैक होल, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो चीज़ उसके करीब जाती है वो उस थैले के अंदर, उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। आखिरी हमारे पास ब्रांच आ जाती है बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये वो फिज़िक्स की ब्रांच है जो कि इंसानियत के बहुत ज़्यादा काम आई है, और अभी हमारे हॉस्पिटल्स में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा, बायो फिज़िक्स। बायो कहते हैं, बायो आप लाइफ को कहते हैं, आपको पता होगा लाइफ, ज़िंदगी के बारे में। तो फिज़िक्स का हमारी बायो या बायोलॉजी या ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, या मेडिकल में फ़िज़िक्स का क्या ताल्लुक़ है। मेडिकल तो आप जानते हैं, डॉक्टर वगैरह वाली चीज़ें। अब देखें, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल इंटरेक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रोसेसेस सच एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के फिजिकल क्या इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई डॉक्टर दवाई दे रहे हैं तो आपको कहते हैं कि आपने इतने चम्मच दवाई लेनी है। तो ये इतने चम्मच दवाई, ये जो पैमाइश है, ये फिजिक्स है ना। मैंने आपको बताया तो फिजिक्स में हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। या अगर कोई आप बीमारी को की तशखीस कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर चेक करते हैं कि आया आपको बुखार है, तो आप अपना टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये टेम्परेचर की मेजरमेंट ये भी आपके पास फिजिक्स में आ जाती है ना। और फिर आप इनकी जब ट्रीटमेंट करते हैं, जब आप इनका इलाज करते हैं, वो भी फिजिक्स है, ठीक है। अब यहाँ देखें, आपके पास है MRI, CT स्कैन, रेडियो ट्रेसर्स एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल्स। जो MRI, CT स्कैन आप कराते हैं बाहर जाके, ठीक है, और सेल्स के बारे में आप पढ़ते हैं अपनी, बहुत सी चीज़ें हैं ये आप मेडिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, और कोशिश करें कि आप ये ब्रांचेस जो हैं इनको याद करें और फिज़िक्स की डेफिनेशन याद करें। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर यू टुडे। फिज़िक्स की डेफिनेशन याद करें और फिज़िक्स की ब्रांचेस को याद कर लें, और जो आपको मैंने पीछे ये स्लाइड्स बताई हैं इनको भी आप पढ़ लें, कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें आती हों। वन अनदर थिंग, आपकी बुक में इस किस्म की चीज़ें ये मौजूद हैं, इस साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपको फिज़िक्स को बड़ा जनरलाइज करती हैं। आप अपनी नॉर्मल बातें इसमें सीखेंगे, रूटीन की बातें, इंफॉर्मेशन सीखेंगे, और इन चीज़ों को पढ़ने से आपकी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कुछ लोग आपको ये बात भी करेंगे कि फ़िज़िक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन आपने इस बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि फ़िज़िक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अभी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इंशाल्लाह हम आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, मैंने बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपको कोर्स में लिख के दिए हैं, वो बहुत आपको अच्छे लगेंगे। तो पढ़ लें इन चीज़ों को जो आपको सेंड की हैं, एंड आस्क मी इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी। अगर कुछ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।